नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनिरुद्ध और आज मैं आपको घुमाने वाला हूं शक्ति, भक्ति, त्याग और बलिदान की पावन नगरी चित्तौड़गढ़ के किले में। शक्ति के अंदर आते हैं महाराणा प्रताप, भक्ति के अंदर मीराबाई, त्याग में दासी पन्नादाई और बलिदान में रानी पद्मिनी, जिनको आप रानी पद्मावती के नाम से भी जानते हैं, जिन्होंने 16,000 दासियों के साथ मेवाड़ की आन बान और शान बचाने के लिए जौहर कुंड में कूदकर खुद को जिंदा जला लिया था और सती हो गई थी। चित्तौड़गढ़ का किला भारत का ही नहीं बल्कि एशिया का सबसे बड़ा किला है, जिसमें 113 मंदिर, 84 पानी के कुंड और कई ऐतिहासिक इमारतें भी हैं। चित्तौड़गढ़ किले का इतिहास, इसकी बनावट, संस्कृति और कला इतनी अद्भुत होने की वजह से कहा जाता है, गढ़ तो चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़ैया। ये किला राजस्थान की राजधानी जयपुर से 310 किलोमीटर और उदयपुर से 110 किलोमीटर दूर राजस्थान के चित्तौड़गढ़ शहर में स्थित है। 700 एकड़ के विशाल क्षेत्र में फैली हुई इस किले की बाउंड्री वॉल कुल मिला के 13 किलोमीटर की है। ये किला 3 भागों में बटा हुआ है। पहले भाग में यहाँ के स्थानीय लोग रहते हैं, जिनकी आबादी लगभग 5,000 की है। बीच के हिस्से में किला बना हुआ है और तीसरा भाग जंगल का इलाका है, जो कि रानी पद्मिनी के महल के आगे पड़ता है और 5 किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ डियर पार्क है। हम जिस तरफ से अभी किले में जा रहे हैं, ये किले का पिछला भाग है। सन 1433 यानी कि 1433 में महाराणा कुंभा ने इस किले में 7 दरवाजे बनवाए थे और मेन गेट का नाम था सूरजपोल। सूरजपोल वही दरवाजा है जहां से दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने रानी पद्मिनी को पाने के लिए इस किले पर हमला कर दिया था। आप चाहें तो इस किले को अपनी गाड़ी या बाइक से भी घूम सकते हैं, या फिर आप इसको घूमने के लिए ऑटो रिक्शा भी हायर कर सकते हैं। यहाँ का टिकट प्राइस 40 रुपए का है और आपका एक ही टिकट किले के सारे भागों में काम आ जाएगा। यहाँ पे इस तरह की पार्किंग वगैरह दिखेगी आपको और पार्किंग में गाड़ी लगानी पड़ेगी अपनी, या फिर ऑटो वगैरह जिससे भी आप घूम रहे हैं उसको यहाँ पे लगाना पड़ेगा, फिर आपको आगे नेक्स्ट पॉइंट के लिए जाना पड़ेगा। काफ़ी बड़ा किला है ये, तो आप ऐसा नहीं कि बाकी किलों की तरह इसको पैदल घूम सकते हैं। तो यहाँ पे इस तरह से हर पॉइंट पे पार्किंग मिलेगी, वहाँ पे आप गाड़ी लगाओ अपनी और पॉइंट को घूमो पूरा। तो चलते हैं, फर्स्ट पॉइंट घूम के आते हैं। ये जो गार्डन आप देख रहे हैं, ये है रानी पद्मिनी का जौहर स्थल यानी कि जौहर कुंड है। ये पूरा उस जमाने में गहरा कुंड हुआ करता था। इसको एएसआई ने बंद करवा के इस पर गार्डन बनवा दिया है। सामने की तरफ जो आप देख पा रहे हैं वो एक छोटा सा हवन कुंड है। मार्च के महीने में यहाँ पर एक मेला आयोजित करवाया जाता है, जिसको बोलते हैं जौहर मेला। उस समय मेवाड़ के राजा अरविंद सिंह मेवाड़ और महेंद्र सिंह मेवाड़, जो उदयपुर के सिटी पैलेस में रहते हैं, यहाँ पर आते हैं और रानी पद्मिनी की आत्मा की शांति के लिए यज्ञ और पूजा अर्चना करवाते हैं। ये जो सामने वाला गेट आप देख पा रहे हैं, ये है पूर्वी जौहर गेट, और वो उस तरफ वाला जो सती मंदिर के पीछे में है वो है उत्तरी जौहर गेट। तो जैसा कि मैंने बताया कि उस जमाने में यहाँ गार्डन नहीं बल्कि एक गहरा कुंड हुआ करता था। उस समय इस कुंड के अंदर आग जला करती थी, जिसमें चंदन, कपास, तेल, घी वगैरह डाला जाता था। ये जो सामने वाली इमारत आप देख रहे हैं, इसको बोला जाता है सती मंदिर। तो नीचे आग जलती थी। उस समय की औरतें अपने पति के मृत्यु के बाद ऊपर से छलांग मार के नीचे आग में कूदकर सती हो जाया करती थी। इसी कुंड में कूदकर रानी पद्मिनी ने मेवाड़ की आन बान और शान को बचाने के लिए 16,000 राजपूत महिलाओं के साथ अपने आप को जिंदा आग में जला डाला था और वो यहाँ पर सती हो गई थी। ये जो सामने वाली इमारत आप देख रहे हैं, ये है विजय स्तंभ यानी कि टावर ऑफ विक्ट्री। जब राणा कुंभा ने मालवा और गुजरात दोनों स्टेट्स को एक साथ हराया था, यानी कि जब उन्होंने मालवा के सुल्तान महमूद शाह खिलजी और गुजरात सल्तनत के अहमद शाह को हराया था, तब उन्होंने विजय के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। इस टावर को बनाने में 10 साल लगे थे और ये 1448 से 1458 यानी कि 1448 से 1458 के बीच में बनकर तैयार हुआ था। उस समय में इस स्तंभ को बनाने में 90 लाख का खर्चा आया था। ये 9 मंजिल इमारत है। इस टावर की ऊंचाई 122 फीट की है और इसमें ऊपर जाने के लिए 157 यानी कि 157 सीढ़ियां दी गई हैं। अभी लगभग 2 साल से कोविड के चलते ऊपर जाने का रास्ता सरकार ने बंद किया हुआ है। इस विजय स्तंभ के बारे में एक खास बात मैं आपको बता देता हूँ, जो शायद आपने कहीं नहीं सुनी होगी। तो मैं आपको बता देता हूँ कि इस विजय स्तंभ के महत्व की वजह से राजस्थान पुलिस के लोगों को अगर आप ध्यान से देखेंगे, उसमें जो सिंबल लगा हुआ है वो इसी विजय स्तंभ का है। ये जो कुंड आप देख रहे हैं, इसको बोला जाता है गौमुख कुंड। ऐसे इस किले में छोटे और बड़े मिलाकर 84 यानी कि 84 तालाब बने हुए हैं।
इस कुंड में रानी पद्मिनी नहाने के लिए आया करती थी। इसको गौमुख कुंड इसलिए कहते हैं क्योंकि नीचे में जो मंदिर आप देख रहे हैं वहाँ पर एक शिवलिंग है। इसी शिवलिंग के ऊपर गाय के मुंह के आकार के जैसा एक पत्थर है जहाँ से पानी इस कुंड में गिरता है। ये पानी सर्दियों में गर्म आता है और गर्मियों में ठंडा, और ऐसा बोला जाता है कि किसी को नहीं पता कि ये पानी दरअसल आता कहाँ से है। यहाँ पर रानी पद्मिनी के 2 पैलेस बने हुए हैं। एक है समर पैलेस जो कि पानी के बीच में बना हुआ है, और दूसरा है विंटर पैलेस जिसके अंदर अब हम जा रहे हैं। इस महल में आपको चारों तरफ गार्डन दिखाई देगा, तो गवर्नमेंट ने इसको बेहतर रूप देने के लिए यहाँ पर गार्डन बना दिया है। अलाउद्दीन खिलजी ने जब यहाँ पर हमला कर दिया था तब ये पूरा महल उसने खंडित करवा दिया था। अब हम उस जगह जा रहे हैं जहाँ से अलाउद्दीन खिलजी ने रानी पद्मिनी का चेहरा देखा था। ये जो कमरा आप देख रहे हैं ये वही रूम है जिसमें खिलजी को लाया गया था और रानी पद्मिनी का चेहरा उसको दिखाया गया था। ये जो पानी के बीच में आप महल देख रहे हैं ये रानी पद्मिनी का समर पैलेस हुआ करता था, जिसे जल महल भी कहा जाता है। उस जमाने में एसी, पंखे, कूलर वगैरह तो होते नहीं थे, तो जिससे कि ये महल गर्मियों के समय में ठंडा रह सके, इसी वजह से इस महल को पानी के बीच में बनाया गया था। यहाँ पर बरसात का पानी स्टॉक किया जाता था और इस पैलेस में आने के लिए नाव का इस्तेमाल किया जाता था। दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी जब रानी की खूबसूरती देखने के लिए चित्तौड़ आया, तब रावल रतन सिंह के गुरु ने इसी जगह से रानी का फेस खिलजी को दिखाया था। रानी को वहाँ समर पैलेस में पानी के पास बिठाया गया था और पानी की परछाई जब 90 डिग्री के एंगल से शीशों में पड़ी थी तब अलाउद्दीन खिलजी ने रानी का चेहरा देखा था। यहाँ ऊपर में 4 शीशे लगे हुए थे जिनको राजपूत करनी सेना द्वारा पद्मावत मूवी के विरोध में निकाल दिया गया था। उसके बाद साल 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने रानी पद्मिनी को पाने के लिए इस किले पर धावा बोल दिया था और तब रानी यहाँ से सुरंग के जरिए निकल गई थी और 16,000 दासियों के साथ जौहर कुंड में कूदकर जिंदा जलकर वो यहाँ पर सती हो गई थी। ये जो इमारत आप देख रहे हैं ये है कुंभा महल। यहाँ आंगन में बैठकर राणा कुंभा सुबह उठकर सूर्य देवता की पूजा किया करते थे। यहाँ पर जो पिलर्स आप देख रहे हैं वहाँ पर उनके घोड़े बांधे जाते थे। महाराणा कुंभा साल 1433 यानी कि 1433 से लेकर 1468 यानी कि 1468 तक मेवाड़ के राजा रहे थे। हमारे भारत देश में जितने भी राजा हुए हैं उनमें महाराणा कुंभा का बहुत ही ऊंचा स्थान है। मात्र 35 वर्ष की उम्र में राणा कुंभा ने चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, अचलगढ़ समेत कुल मिलाकर 32 किलों का निर्माण करवा दिया था। महाराणा कुंभा अपने पिता राणा मोकल की मृत्यु के बाद मेवाड़ की गद्दी पर बैठे थे। सन 1437 यानी कि 1437 में उन्होंने महमूद खिलजी को सारंगपुर के पास बहुत बुरी तरह हराया था और उसी जीत के उपलक्ष्य में उन्होंने यहाँ पर विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। मेवाड़ की गद्दी पे बैठने के 7 वर्षों के अंदर ही उन्होंने सारंगपुर, नागौर, नराना, अजमेर, मंडोर, मुडालगढ़, बूंदी और खाटू जैसे किले भी जीत लिए थे और दिल्ली के सुल्तान सैयद मोहम्मद शाह और गुजरात के सुल्तान अहमद शाह को भी हरा दिया था। तो आप चित्तौड़गढ़ के किले में जब भी आएं तो महान और शौर्यवीर राणा कुंभा के महल को देखकर जरूर जाइएगा। तो सामने में जो मंदिर आप देख रहे हैं ये है कुंभश्याम मंदिर। मैं आपको बता देता हूँ कि चित्तौड़गढ़ फोर्ट में छोटे और बड़े सारे मंदिर अगर मिला लिए जाएं तो कुल मिलाकर इसके अंदर 113 मंदिर हैं और पानी के लिए 84 तालाब भी यहाँ पर बने हुए हैं। ये जो आप मंदिर देख रहे हैं ये इस किले का सबसे बड़ा मंदिर है। इस मंदिर को जब गुजरात के राजा बप्पा रावल ने 8वीं शताब्दी में बनवाया था तब ये विष्णु भगवान के वरा अवतार का मंदिर हुआ करता था। उस समय इस मंदिर के अंदर विष्णु भगवान की मूर्ति हुआ करती थी, लेकिन जब अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 में इस किले पर हमला कर दिया था तब उसने इस मंदिर समेत इस किले के सभी मंदिरों को तोड़ा और यही नहीं बल्कि उसने पानी के 84 टैंक्स की बाउंड्री को भी तोड़ दिया था। यहाँ इस मंदिर की मूर्तियों को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ज्यादातर मूर्तियाँ आपको क्षतिग्रस्त रूप में ही मिलेंगी, यानी कि किसी मूर्ति में आपको हाथ या पैर वाला हिस्सा टूटा मिलेगा या फिर किसी में सर की तरफ का हिस्सा। हिंदू धर्म के अनुसार टूटी हुई मूर्ति के सामने पूजा पाठ नहीं किया जाता है, इसलिए सन 1433 में यानी कि 1433 में राणा कुंभा ने मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया। यहाँ पर उन्होंने 3 मूर्तियों को स्थापित करवाया था जो राधा, कृष्णा और बलराम की मूर्तियां थी, और क्योंकि इस मंदिर का पुनर्निर्माण राणा कुंभा ने करवाया था इसीलिए इसको कुंभश्याम मंदिर के नाम से जाना जाता है। यहाँ सामने में आप देखेंगे विष्णु भगवान के वाहन गरुड़ की भी मूर्ति लगी हुई है। इसी परिसर में पीछे छोटा वाला जो मंदिर आप देखेंगे
ये है मीराबाई का मंदिर। मीराबाई मेरता शहर के पास कुर्की गांव की रहने वाली थी, जहां पर उनकी शादी राजा भोजराज के साथ हुई थी। मीराबाई भगवान कृष्ण की भक्त थी, इसलिए वो उनकी पूजा किया करती थी और साधु संतों के साथ उठना बैठना उनको अच्छा लगता था। उनकी शादी के कुछ समय बाद ही राजा भोजराज की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद राजा भोज के भाई यानी कि मीराबाई के देवर ने उनको बोला कि राजपूत घराने की औरतें ऐसे साधु संतों के साथ उठे बैठें, ये उनको शोभा नहीं देता। लेकिन मीराबाई ने उनकी नहीं सुनी। इसी वजह से उनको इस मंदिर में 2 बार मारने का भी प्रयास किया गया। तो ऐसा कहा जाता है कि पहली बार उनको जहर देने की कोशिश की तो वो अमृत के रूप में बदल गया था, और दूसरी बार में उनको फूलों की टोकरी में काला सांप रख कर दिया गया था। लेकिन जब उन्होंने उस सांप को गले में डाला तो वो माला बन गया। इस मंदिर के अंदर 2 मूर्तियां लगी हैं, जो कि साल 2002 में लगाई गई मार्बल की मूर्ति हैं, और कृष्ण भगवान और मीराबाई की मूर्ति यहाँ पे रखी गई हैं। जो ओरिजिनल मूर्ति थी वो कृष्ण भगवान की थी, और वो मीराबाई अपने साथ लेकर चली गई थी। अभी हम इस किले के 7 गेट क्रॉस करके आए हैं। ये जो सामने में आप गेट देख रहे हैं, इसको बोलते हैं सूरज पोल दरवाजा। ये इस किले का मेन एंट्री गेट हुआ करता था। सूर्य की पहली किरण इस दरवाजे के ऊपर पड़ती थी, इसी वजह से इस दरवाजे का नाम सूरज पोल है। अगर यहाँ पर कोई भी हमला करने की या ऊपर चढ़ने की कोशिश करता था तो यहाँ ऊपर से गरम तेल और पानी डाल दिया जाता था, ताकि उसके हाथ पैर जल जाएं और वो फिसल कर नीचे गिर जाए। यहाँ छोटे छोटे जो छेद बने हुए हैं वो तीर कमान चलाने के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। ये जो सामने में आप पहाड़ी देख रहे हैं, ये अरावली हिल्स का हिस्सा है और इसको कहा जाता है कुंभकर्ण पहाड़ी। यहाँ सामने में आप ध्यान से देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ पर कुंभकर्ण सोया हुआ है। सामने की तरफ कुंभकर्ण का मुंह है, बीच में पेट है और आखिरी में उसके पैर है। इस पहाड़ी को ऐसा बनाया नहीं गया था, बल्कि कुदरती ही ये पहाड़ी ऐसी है। और मैं आपको ये बता देता हूँ कि इन्हीं दोनों पहाड़ियों के बीच में अलाउद्दीन खिलजी तंबू लगाकर 6 महीनों तक रुका था। ये जो सारा खेती बाड़ी वाला एरिया आपको दिख रहा है, ये उस जमाने में जंग का मैदान हुआ करता था। इसी मैदान में रावल रतन सिंह और अलाउद्दीन खिलजी के बीच में युद्ध हुआ था। चित्तौड़गढ़ से 5 किलोमीटर दूर एक गांव है जिसका नाम है गोपाल नगर। उसी गांव के लोग यहाँ पर खेती बाड़ी करते हैं। ये सामने वाले हिस्से में उसी जमाने से जंगल हुआ करते हैं। ये जो सामने में आप रास्ता देख रहे हैं, आज भी यहाँ के स्थानीय लोग इसको आने जाने के लिए इस्तेमाल में लाते हैं। तो यहाँ नीचे में ज्यादातर बिल जाति के लोग रहते हैं, जिन्होंने महाराणा प्रताप का युद्ध के दौरान में काफी साथ दिया था। तो थोड़ी सी जानकारी मैं आपको इन बिल जाति के लोगों के बारे में दे देता हूँ। तो ये लोग यहाँ पर जो सीताफल काला पड़ चुका होता है, उसको तोड़कर उस सामने वाली पिंक कलर की फैक्ट्री में ले जाते हैं और उससे वहाँ पर हाथ की कारीगरी की जाती है और साड़ियाँ और कई अलग अलग प्रकार की पोशाक बनाई जाती हैं। तो यहाँ सिर्फ सीताफल की ही नहीं, बल्कि केले और बांस की भी साड़ियाँ वगैरह बनाई जाती हैं। आपने अगर पद्मावत मूवी में घूमर गाना सुना होगा, तो उसमें दीपिका पादुकोण ने जो लाल रंग की साड़ी पहनी थी, वो यहीं के लोगों ने बनाई थी। यहाँ की साड़ी को राष्ट्रपति द्वारा 3 बार पुरस्कार भी मिल चुका है। एक खास बात मैं और बता देता हूँ कि इस साड़ी को अगर आप पहली बार फिटकरी से धोएंगे तो इसमें चंदन और गुलाब की खुशबू आती है, जो कि हमेशा के लिए रहती है। यहाँ चित्तौड़गढ़ के किले की जो आपने 40 रुपए की टिकट ली है, उसमें 35 रुपए गवर्नमेंट यहाँ की सिक्योरिटी और रखरखाव के लिए खर्च करती है और 5 रुपए गवर्नमेंट की तरफ से बिल जाति के लोग को दिया जाता है। और यही नहीं, बल्कि यहाँ पर जो गाइड्स भी काम करते हैं, उनको भी 100 रुपए प्रतिदिन यानी कि 3000 रुपए महीना सरकार की तरफ से दिया जाता है, जो कि इनकी रोज की कमाई से अलग है। यहाँ चित्तौड़गढ़ में आपको किसी भी मंदिर के बाहर में कोई भी भिखारी नहीं दिखाई देगा। इसका कारण ये है कि कोई भी ऐसा इंसान अगर दिखता है तो राजा उसको अपनी फैक्ट्री में रोजगार देते हैं, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि ये मेवाड़ है, यहाँ मांगने से अच्छा मर जाना बेहतर है। ये जो सामने वाला टावर आप देख रहे हैं, इसको बोला जाता है टावर ऑफ फेम, कीर्ति स्तंभ, जिसको जैनियों ने 12वीं शताब्दी में रावल कुमार सिंह के समय में बनवाया था। ये 4 मंजिली इमारत है जिसकी ऊंचाई 72 फीट की है। इसी कीर्ति स्तंभ को देखकर राणा कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। इसमें ऊपर जाने का रास्ता बड़ा सकरा है, इसकी वजह से गवर्नमेंट ने इसको सुरक्षा की दृष्टि से पूरी तरीके से बंद किया हुआ है। यहाँ कीर्ति स्तंभ के साथ में ही एक दिगंबर जैन का मंदिर भी है। इसमें जो प्रतिमा है वो दोबारा लगाई गई थी, क्योंकि ओरिजिनल जो प्रतिमा थी वो आक्रमण के दौरान खंडित कर दी गई थी।
ये जो महल आप देख पा रहे हैं ये है रतन सिंह पैलेस। आप में से शायद बहुत लोग ये सोच रहे होंगे कि ये रानी पद्मिनी के पति रावल रतन सिंह का महल है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये महल उनका नहीं है, बल्कि इस महल को रतन सिंह द्वितीय द्वारा 16वीं शताब्दी में बनवाया गया था। रतन सिंह द्वितीय दरअसल राणा सांगा के बेटे थे। राणा सांगा ने कई युद्ध लड़े और उनको जीता, लेकिन जब वो खानवा के युद्ध में बाबर से परास्त हो गए थे, उसके बाद मुगलों ने उत्तर भारत में अपनी पकड़ को मजबूत कर लिया था। सन 1528 से 1531 के बीच में राणा रतन सिंह द्वितीय मेवाड़ के महाराणा रहे थे और साल 1531 यानी कि 1531 में उनकी एक युद्ध के दौरान मृत्यु हो गई थी। इस महल का ज्यादातर हिस्सा आपको खंडर के रूप में दिखेगा, लेकिन मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये उस जमाने में विंटर पैलेस की तरह इस्तेमाल में लाया जाता था और यहाँ पर कई तरह के उत्सव आयोजित किए जाते थे। चित्तौड़गढ़ किले की बाकी इमारतों के मुकाबले इस महल को घूमने बहुत ही कम लोग आते हैं, लेकिन अगर आप चित्तौड़गढ़ के किले में घूमने आते हैं तो इस महल को भी देखना मत भूलिएगा। ये जो सामने में मंदिर आप देख रहे हैं ये है समाधीश्वर मंदिर और इसका निर्माण राजा भोज ने 11वीं शताब्दी में करवाया था। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 में जब इस किले पर अटैक किया था तो यहाँ के मंदिरों को क्षतिग्रस्त किया था। उसी समय इस मंदिर को भी उसने काफी नुकसान पहुँचाया था। साल 1428 में राणा कुंभा के पिता राणा मोकल ने इस मंदिर को रिपेयर करवाया था। इस मंदिर के अंदर 9 फीट की मूर्ति है जो एक सिंगल स्टोन की है और उसके ऊपर ब्रह्मा, विष्णु और महेश की त्रिमूर्ति है। इसी वजह से मंदिर के अंदर जाने के लिए 3 अलग अलग रास्ते बनाए गए हैं। मंदिर के अंदर की मूर्ति को नजर न लगे इसलिए बाहर में काला पत्थर लगाया गया है। यहाँ रोड के दोनों ही तरफ में जो आपको खंडित इमारतें नजर आ रही हैं ये है नगीना बाजार और यहाँ दोनों ही तरफ में उस जमाने में बाजार हुआ करता था। ये बाजार भी आपको क्षतिग्रस्त रूप में ही दिखाई देगा। ये है वीर भामा शाह की हवेली। इसके अंदर जाने का रास्ता गवर्नमेंट ने बंद किया हुआ है। भामा शाह महाराणा प्रताप के मित्र, सहयोगी और सलाहकार थे और उनके सहयोग ने ही महाराणा प्रताप को संघर्ष की दिशा दी और मेवाड़ को आत्मसम्मान दिया। ऐसा कहा जाता है कि जब महाराणा प्रताप जंगलों में भटक रहे थे तब भामा शाह ने अपनी सारी जमा पूंजी महाराणा प्रताप की मदद के लिए समर्पित कर दी थी और उसी के बाद भामा शाह अपनी दानवीरता के कारण इतिहास में अमर हो गए। ये सामने वाली जो सफेद रंग की बिल्डिंग आप देख रहे हैं ये है फतेह प्रकाश पैलेस, जिसको स्टेट गवर्नमेंट ने एक संग्रहालय यानी कि म्यूजियम के रूप में विकसित किया हुआ है। सोमवार को ये म्यूजियम बंद रहता है, बाकी सभी दिन ये म्यूजियम सुबह 9:45 से लेकर शाम 5:45 तक खुला रहता है। तो ये था चित्तौड़गढ़ किले का पूरा इतिहास। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरे साथ ये किला घूमकर अच्छा लगा होगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी तरीके से और भी किलों का या कोई भी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट का वीडियो बनाऊं तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको एक लाइक करना मत भूलिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।